अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास के अंदर बेसिकली हमने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और एंटिटी बिहेवियर पे बात की थी। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम बेसिकली आईएफआरएस 2 के जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इंशाल्लाह कवर करते हैं। आईएफआरएस 2 शेयर बेस पेमेंट। आईएफआरएस 2 शेयर बेस पेमेंट के सबसे पहले हम स्कोप की बात करते हैं। बेसिकली आईएफआरएस 2 के अगर मैं स्कोप की बात करूं तो इसमें 3 तरह की ट्रांजैक्शंस फॉल करती हैं। नंबर 1, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस पेमेंट ट्रांजैक्शंस। बेटा इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है आप गुड्स रिसीव करेंगे, गुड्स के केस में गुड्स यानी कि एसेट डेबिट होगा, सर्विसेज के केस में एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं क्योंकि सर्विसेज फॉरन कंज्यूम हो जाती हैं। कंसीडरेशन हम इक्विटी की फॉर्म में देंगे, दैट कुड बी शेयर्स एज वेल एज इट कुड बी शेयर ऑप्शंस। मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर ऑप्शंस ही होते हैं। आईएफआरएस 2 में 90% हम शेयर ऑप्शंस की बात करते हैं। तो बेसिकली जो डबल एंट्री बनेगी गुड्स के केस में यानी कि एसेट डेबिट और सर्विसेज के केस में एक्सपेंस क्योंकि सर्विसेज फॉरन कंज्यूम हो जाती है। बेटा इसने डेबिट हो जाना है और इक्विटी ने क्रेडिट हो जाना है। तो आप गुड्स ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, गुड्स के केस में एसेट ने डेबिट होना है और सर्विसेज फॉरेन कंज्यूम हो जाती हैं तो सिंपली एक्सपेंस उसकी जगह डेबिट हो जाएगा और इक्विटी को हम बेसिकली क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, अगली चीज सेकंड, कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। कैश सेटल्ड शेयर बेस पेमेंट ट्रांजैक्शंस। बेटा कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें, हम गुड्स ले रहे होंगे, सर्विसेज ले रहे होंगे, लेकिन हम कंसीडरेशन कैश की फॉर्म में देंगे। अब जहन में एक सवाल आता है कि सर हम गुड्स ले रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं और कंसीडरेशन कैश की फॉर्म में दे रहे हैं, तो ऐसा तो दुनिया में पहले भी होता था। हाउ कम इट विल फॉल इन द स्कोप ऑफ आईएफआरएस 2? इसका जवाब ये कि एक्चुअली हम कितना कैश देंगे वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ द शेयर्स पे, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप शेयर्स लाएंगे तो ही आईएफआरएस 2 में ट्रांजैक्शन आएगी, वरना नहीं आएगी। तो बेटा गुड्स के केस में आपने एसेट को डेबिट कर दिया, सर्विसेज के केस में आपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और शुरू में हम एक पेबल को रिकॉर्ड कर देते हैं। ओके बेटा, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें, ऑप्शनल हम इसको कहते हैं। अब ये ऑप्शनल में बेसिकली दो चीजें, इट हैज टू सिनेरियोस। इसमें जो पहला सिनेरियो, इस पे बात करते हैं। पहला सिनेरियो कुछ ये, entity is having the option either to settle the transaction in equity or cash। बेटा इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि कंपनी के पास चॉइस है, कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी की मर्जी है वो कंसीडरेशन कैश की फॉर्म में दे या इक्विटी की फॉर्म में दे। इसमें कुछ चीजें बस ये देखनी होती है, अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वाकई उसके पास चॉइस है कि वो कैश की फॉर्म में कंसीडरेशन दे या इक्विटी की फॉर्म में दे, तो फिर थोड़ा सा ये देखना होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ऑलरेडी ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और मजीद शेयर्स इशू करने के लिए उनको ऑथोराइज शेयर कैपिटल की लिमिट को इंक्रीज करवाना पड़ेगा, जो शायद हमें लगता है कंपनी ऐसा नहीं कर सकती या नहीं करेगी, कॉस्टली पड़ जाएगा। तो फिर कंपनी को ऐसी सिचुएशन में उसको इक्विटी सेटल नहीं बल्कि कैश सेटल शो करना चाहिए। सेकंड, अगर लेट्स से कंपनी की कैश पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है, उनका लिक्विडिटी रेशियोज खराब है, क्विक करंट रेशियो खराब है, क्विक रेशियो बहुत ही खराब है, यानी कि नजर ही नहीं आता कि कंपनी कैश पे कर सकती है। उल्टा ऐसा लगता है कि कैश में सेटल करने के लिए कंपनी को अपनी कोई इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ेगी तो ही कंपनी कैश पे कर सकती है, वरना पे नहीं कर सकती। तो ऐसे सिनेरियो में हम कहेंगे भाई आप इसको कैश सेटल ना लें, आप इसको इक्विटी सेटल लेके चलें। फिर हमने ये भी देखना होता है कि कंपनी के पास जब ऑप्शन था तो कंपनी की पास प्रैक्टिसेस क्या थी। हाँ,
लेट से अगर कंपनी की मिक्स प्रैक्टिस है, जब ऑप्शन था कंपनी ने कभी कैश दिया है कभी शेयर्स दिए हैं, कंपनी को कोई ऑथोराइज शेयर कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कंपनी इज इन अ पोजीशन कि वो शेयर्स वाकई इशू कर सकती है, कंपनी इतनी अच्छी है कि वो कैश भी दे सकती है। ऐसी सिचुएशन में फिर आईएफआरएस 2 ये कहता है अगर चॉइस कंपनी के पास है तो कंपनी को चाहिए उसको इक्विटी सेटल लेके चले, चाहे वो बाद में उसको कैश की फॉर्म में सेटल कर दे, लेकिन शुरू में आपको उसको फिर क्या लेके चलना पड़ता है, इक्विटी सेटल के तौर पे लेके चलना पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी इज अनेबल टू गिव इक्विटी सेटल इक्विटी तो फिर वो कैश सेटल लेगी डे वन से, और कंपनी इज अनेबल टू पे कैश तो डे वन से उसको क्या लेगी, इक्विटी सेटल। लेकिन अगर कंपनी कैश भी दे सकती है इक्विटी भी दे सकती है, सब ठीक है, तो फिर आईएफआरएस कहता है आप इसको इक्विटी सेटल लेके चलो, इवन यू माइट सेटल इन कैश इन द फ्यूचर, वो इशू नहीं है, लेकिन शुरू में आप उसको क्या लेके चलेंगे, इक्विटी सेटल लेके चलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर हम शुरू में ही उसको इक्विटी सेटल लेके जा रहे हैं, एंड में हम कैश दे रहे हैं, तो बेसिकली इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती है जब आप कैश में सेटल करते हैं कि कंपनी इज ट्राइंग टू बाय बैक देयर ओन इक्विटी, और जब कंपनी अपनी ओन इक्विटी बाय बैक करती है तो उस पर कोई गेन या लॉस नहीं होता। अच्छा, दूसरी तरफ आए जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, सेकंड में बेसिकली क्या है कि एंटिटी हैज गिवन चॉइस टू द सप्लायर, अगर सप्लायर के साथ डील कर रहे हैं, और एम्प्लॉइज अगर एम्प्लॉइज के साथ डील कर रहे हैं, और मतलब बोथ जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, इट कुड बी ओनली सप्लायर, इट कुड बी ओनली एम्प्लॉइज, इट कुड बी बोथ। कंपनी ने लेट से चॉइस अगर सिर्फ सप्लायर के साथ डील कर रहे हैं तो सप्लायर को चॉइस दे दी, कंपनी सिर्फ एम्प्लॉइज के साथ डील कर रही है तो एम्प्लॉइज को चॉइस दे दी, या दोनों के साथ डील कर रही है तो दोनों को चॉइस दे दी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपने काउंटर पार्टी को चॉइस दी, काउंटर पार्टी कुड बी सप्लायर कुड बी एम्प्लॉइज, एक वक्त में हो सकता है सप्लायर के साथ अलग ट्रांजेक्शन चल रही हो, एम्प्लॉइज के साथ अलग चल रही हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है अगर कंपनी ने चॉइस सप्लायर को या एम्प्लॉइज को दे रखी है तो इसको हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन को हम एक हाइब्रिड ट्रांजैक्शंस कहते हैं, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्यों कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यार देखो सप्लायर या एम्प्लॉइज के पास चॉइस है, वो हमसे कंसीडरेशन कैश की फॉर्म में भी ले सकते हैं, शेयर्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली कैश की फॉर्म में कंसीडरेशन लेंगे दैट इज डेट फॉर अस, इक्विटी की फॉर्म में कंसीडरेशन लेंगे तो इक्विटी हमारे लिए इक्विटी है। तो ऐसे सिनेरियो में आईएफआरएस 2 में हम ये कहते हैं कि यार आपने बेसिकली कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू कर रखा है, और जिस कंपनी ने कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को उसके डेट और इक्विटी कंपोनेंट में स्प्लिट करे। जो एंट्री बनेगी गुड्स के केस में तो हम एसेट को उसकी फेयर वैल्यू पे डेबिट कर देंगे, सर्विसेज के केस में हम एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट जो होगा बेसिकली डेट कंपोनेंट होगा, डेट कंपोनेंट बेसिकली बराबर होता है, डेट कंपोनेंट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कैश कंपोनेंट, क्रेडिट कर देंगे बैलेंसिंग फिगर दैट इज इक्विटी कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर फेयर वैल्यू एसेट 10 मिलियन है, आप सप्लायर के साथ डील कर रहे हैं, लेट्स से फेयर वैल्यू एसेट 10 मिलियन है, तो जिस दिन आपने गुड्स या सर्विसेज रिसीव किए उस दिन चेक कर लें कैश कंपोनेंट की वैल्यू क्या है। लेट्स से उस दिन कैश कंपोनेंट की वैल्यू 9 मिलियन है, तो बेटा अगर उस दिन कैश कंपोनेंट की वैल्यू 9 मिलियन है तो बैलेंसिंग फिगर इक्विटी कंपोनेंट 1 मिलियन है। अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 10 मिलियन है और जिस दिन मेजरमेंट डेट पे जिस दिन आपको गुड्स मिली हैं सप्लायर से उस दिन कैश कंपोनेंट की वैल्यू 9.5 है तो डेट कंपोनेंट 9.5 और इक्विटी कंपोनेंट 0.5 है। अगर जो गुड्स आपको मिली है उसकी फेयर वैल्यू 10 मिलियन है और आप कहते हैं सर कैश कंपोनेंट की जिस दिन हमें गुड्स मिली है उस दिन फेयर वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है, तो फिर इक्विटी कंपोनेंट क्या है, कुछ भी नहीं है। मजीद आपको जो गुड्स मिली है उसकी फेयर वैल्यू 10 है, एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम ऐसा होता नहीं है लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कैश कंपोनेंट की मेजरमेंट डेट पे जो वैल्यू है वो 11 मिलियन है, तो बेटा ऐसी सिचुएशन के अंदर इक्विटी कंपोनेंट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 मिलियन का फिर आपको मजीद क्या करना पड़ेगा, 10 मिलियन का एसेट बुक करेंगे आप और 1 मिलियन का आपको एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा, और डेट कितने का आएगा 11 मिलियन का। दीज आर द फ्यू पॉसिबिलिटीज, डेट 9 इक्विटी 1, डेट 9.5 इक्विटी 0.5, डेट 10 इक्विटी कुछ भी नहीं है, डेट 11 है इक्विटी कुछ भी नहीं है, फेयर वैल्यू एसेट 10 है तो 1 मिलियन को फिर हम क्या ले लेंगे, एक्सपेंस ले लेंगे। लेकिन मेजरमेंट डेट के ऊपर बेसिकली जो अकाउंटिंग होगी, सबसे पहले जिस दिन आपको गुड्स सर्विसेज सप्लायर से मिली हैं उस दिन उनकी जो फेयर वैल्यू उस पर वो एसेट डेबिट हो जाएगा,
कैश कंपोनेंट यूज इन जो वैल्यू उससे डेट कंपोनेंट क्रेडिट बैलेंसिंग फिगर गोज टू इक्विटी। तो बेटा जो कंपनी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को स्प्लिट करना है डेट और इक्विटी कंपोनेंट में। इसके बाद जब तक ट्रांजैक्शन सेटल्ड नहीं हो जाती सिर्फ और सिर्फ डेट कंपोनेंट की रीमेजरमेंट होती है और डेट कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी तो एक्सपेंस या तो इंक्रीज होगा एक्सपेंस या डिक्रीज होगा। तो डेट कंपोनेंट की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सपेंस डेबिट डेट क्रेडिट, अगर डेट कंपोनेंट की वैल्यू कम होगी तो डेट डेबिट एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आईएफआरएस 2 की अगर हम बात करें तो सवाल ये पैदा होता है कि गुड्स में क्या क्या आता है। प्लीज सुनिएगा, आप शेयर्स देकर स्टॉक ले लें, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ले लें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले लें, इनटेंजिबल एसेट ले लें, टेंजिबल एसेट ले लें, ये सब गुड्स में आता है। लेकिन अगर आप अपने शेयर्स देके किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं, आप अपने शेयर्स लेके दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स ले रहे हैं, वो गुड्स में नहीं आता, उसको हम फाइनेंशियल एसेट कहते हैं। और फाइनेंशियल एसेट बेसिकली आईएफआरएस 9 के स्कोप में फॉल करता है, आईएफआरएस 2 में फॉल नहीं करता। एक और सिनेरियो, अगर आप शेयर्स इशू करके एक सब्सिडरी को एक्वायर कर रहे हैं, उसके नेट एसेट खरीद रहे हैं, शेयर्स इशू करके आप एक सब्सिडरी को एक्वायर कर रहे हैं, तो बेसिकली वो आईएफआरएस 3 के स्कोप में फॉल करेगा, इट डज नॉट फॉल इन द स्कोप ऑफ आईएफआरएस 2। फिर एक और चीज, अगर आप अपने एम्प्लॉय को बुलाते हैं, देखिए इट इज पॉसिबल कि आपका जो एम्प्लॉय है, आपके एम्प्लॉय की दो कैपेसिटीज हो सकती हैं, एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय और बेटा एम्प्लॉय एज शेयर होल्डर। आपकी कंपनी का एम्प्लॉय ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉय तो है ही, लेकिन आपकी कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है वो आपकी कंपनी का एक शेयर होल्डर भी हो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब आप एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉय की कैपेसिटी में डील करेंगे, लेट्स से आप उसे कोई शेयर ऑप्शन की स्कीम्स देंगे, तो आईएफआरएस 2 अप्लाई होगा। लेकिन जब आपकी कंपनी एम्प्लॉय के साथ शेयर होल्डर की कैपेसिटी में डील करेगी तो आईएफआरएस 2 अप्लाई नहीं होता। अगर मैं अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देता हूं, राइट शेयर्स देता हूं, तो मेरे भाई अगर उस एम्प्लॉय को बोनस शेयर्स या राइट शेयर्स मिल रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रहे कि वो मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो मेरी कंपनी का बेसिकली क्या है, शेयर होल्डर भी है। तो जब आप एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉय की कैपेसिटी में डील करते हैं तो बेसिकली आईएफआरएस 2 अप्लाई होता है। लेकिन आप एम्प्लॉय के साथ शेयर होल्डर की कैपेसिटी में डील करते हैं, जब आप एम्प्लॉय के साथ शेयर होल्डर की कैपेसिटी में डील करते हैं तो बेसिकली आईएफआरएस 2 अप्लाई नहीं होता। सिमिलरली अगर मैं सप्लायर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट अ सप्लायर, बेटा आप सप्लायर एज सप्लायर, सप्लायर एज सप्लायर, और आपका सप्लायर आपका शेयर होल्डर भी हो सकता है। जब आप सप्लायर के साथ सप्लायर की कैपेसिटी में डील करते हैं, सप्लायर से गुड्स लेना और उसे शेयर्स देना, शेयर ऑप्शंस देना, आईएफआरएस 2 अप्लाई होगा। लेकिन आपका सप्लायर आपका शेयर होल्डर भी हो सकता है, जब आप उसके साथ शेयर होल्डर की कैपेसिटी में डील करेंगे तो आईएफआरएस 2 अप्लाई नहीं होता। आप शेयर्स इशू करके एक सब्सिडी को खरीदेंगे तो आईएफआरएस 2 अप्लाई नहीं होगा, दैट इज द स्कोप ऑफ आईएफआरएस 3। लेकिन अगर पेरेंट सब्सिडरी के एम्प्लॉयज को रिटेन रखने के लिए शेयर ऑप्शंस की स्कीम देता है तो दैट फॉल्स इन द स्कोप ऑफ आईएफआरएस 2, क्योंकि आप एम्प्लॉयज के साथ एम्प्लॉय की कैपेसिटी में डील कर रहे हैं। अगली चीज, जब पेरेंट एक सब्सिडरी को खरीदता है और सब्सिडरी वाले ये कहते हैं कि यार हमने ना अपने एम्प्लॉयज को ऑलरेडी एक शेयर ऑप्शन की स्कीम दे रखी है, अगर पेरेंट वाकई हमें खरीदना चाहता है, वाकई हमारी कंपनी में कंट्रोल लेना चाहता है, तो पेरेंट को सब्सिडी की शेयर ऑप्शन स्कीम को अपनी शेयर ऑप्शन स्कीम से रिप्लेस करना पड़ेगा। लेट्स से सब्सिडी ने अपने एम्प्लॉयज को जो शेयर ऑप्शन की स्कीम दे रखी है उसकी वैल्यू है $10 मिलियन, तो पेरेंट को एटलीस्ट अपने शेयर ऑप्शन की स्कीम देनी पड़ेगी टू रिप्लेस दैट, जिसकी वैल्यू $10 मिलियन हो। पेरेंट कहता है ठीक है जी, हम सब्सिडी की शेयर ऑप्शन स्कीम को अपने शेयर ऑप्शन स्कीम से रिप्लेस कर देंगे, और अज्यूमिंग उसकी वैल्यू 12 मिलियन होगी। अब उसकी वैल्यू अगर 12 मिलियन है, रिक्वायरमेंट सिर्फ 10 मिलियन की थी, बट पेरेंट इज विलिंग टू गिव देम द शेयर ऑप्शन स्कीम व्हिच इज अ वैल्यू ऑफ $12 मिलियन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 10 मिलियन तक का अमाउंट तो आईएफआरएस 3 में फॉल करेगा एज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो 2 मिलियन है वो आईएफआरएस 2 में आएगा, क्योंकि देखें जो रिक्वायरमेंट थी पेरेंट को जो शेयर ऑप्शन स्कीम देनी थी उसकी वैल्यू सिर्फ 10 मिलियन होनी चाहिए। तो 10 मिलियन तक तो बेसिकली आईएफआरएस 3 में जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होगा,
उससे जितना भी पेरेंट ओवर एंड अबव दे रहा है बेसिकली दैट फॉल्स इन द स्कोप ऑफ आईएफआरएस 2। फिर अगली चीज, जब हम आईएफआरएस 2 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है ग्रांट डेट। ग्रांट डेट एक ऐसी डेट होती है जिस दिन आपका जो एम्प्लॉय है वो शेयर ऑप्शन की स्कीम्स की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेता है। ग्रांट डेट एक ऐसी डेट है जिस दिन आपका एम्प्लॉय जो भी शेयर ऑप्शन की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको एक्सेप्ट कर लेता है। यानी ग्रांट डेट इज द डेट ऑन विच वी हैव ग्रांटेड द शेयर ऑप्शन स्कीम टू द एम्प्लॉय एंड दे हैव एक्सेप्टेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द स्कीम। अच्छा, ये ग्रांट डेट आ गई। अब ग्रांट डेट की इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे आते हैं थोड़ी देर में। आईएफआरएस 2 में जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो एक होता है हमारे पास डायरेक्ट मेजरमेंट। आईएफआरएस 2 में मेजरमेंट में हम दो तरह की मेजरमेंट की बात करते हैं, एक है हमारे पास डायरेक्ट मेजरमेंट और एक है हमारे पास इनडायरेक्ट मेजरमेंट। आईएफआरएस 2 में जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली दो तरह की मेजरमेंट्स हैं, एक डायरेक्ट मेजरमेंट है और दूसरी हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब होता है कि जो गुड्स या सर्विसेज आप कंपनी ले रही है, एंटिटी ले रही है, उन गुड्स या सर्विसेज की फेयर वैल्यू एंटिटी को पता है, वहां डायरेक्ट मेजरमेंट अप्लाई होती है। अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस 2 ये एक नॉर्मल अजम्पशन है, ये नॉर्मल प्रिजम्पशन है कि व्हेनेवर कंपनी इज डीलिंग विद अदर देन एम्प्लॉइज, नॉर्मली हम कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट अप्लाई होगी, क्योंकि जो गुड्स या सर्विसेज आप लेते हैं हमें उसकी फेयर वैल्यू पता होती है। तो जो गुड्स या सर्विसेज आप ले रहे हैं आपको उसकी फेयर वैल्यू पता है, तो वो उन्हीं वैल्यूज पे डेबिट होंगी और इक्विटी क्रेडिट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन होंडा से 0 मीटर होंडा सिविक लेकर डायरेक्टर को दे रही है, लेट से 80 लाख रुपए की फॉर एग्जांपल गाड़ी है और कंपनी होंडा वालों को अपने शेयर्स दे रही है, डायरेक्ट मेजरमेंट लगेगी सर। होंडा फॉर एग्जांपल जो कार है वो 80 मिलियन से डेबिट होगी और इक्विटी 80 मिलियन से क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि जो गुड्स हम ले रहे हैं हमें उसकी फेयर वैल्यू पता है, डायरेक्ट मेजरमेंट। तो नॉर्मली जब कंपनी एम्प्लॉइज के अलावा किसी के साथ डील करती है तो नॉर्मली वहां पर डायरेक्ट मेजरमेंट अप्लाई होती है। उसकी इंटरप्रिटेशन ये कि जो गुड्स या सर्विसेज हम ले रहे होते हैं हमें उसकी फेयर वैल्यू पता होती है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो आईएफआरएस 2 ये कहता है व्हेनेवर एंटिटी डील्स विद एम्प्लॉइज एंड सिमिलर टू एम्प्लॉइज। सिमिलर टू एम्प्लॉय मींस वो लोग जो आपकी कंपनी में आउटसोर्सिंग की वजह से काम कर रहे हैं, दे आर सिमिलर टू योर एम्प्लॉइज। आईएफआरएस 2 ये कहता है कि व्हेनेवर एंटिटी डील्स विद its employees, then always indirect measurement with respect to grant date fair value। जब भी कंपनी एम्प्लॉइज के साथ या सिमिलर टू एम्प्लॉइज के साथ डील करती है तो ऑलवेज इनडायरेक्ट मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ग्रांट डेट फेयर वैल्यू। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये, हम अपने एम्प्लॉइज की सर्विसेज को डायरेक्टली कोई फेयर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम हमेशा किस पे जाते हैं, ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू पे। तो बेटा याद रखिएगा, इन केस ऑफ एम्प्लॉइज एंड सिमिलर टू एम्प्लॉइज ऑलवेज इनडायरेक्ट मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रांट डेट फेयर वैल्यू। फिर एक और डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट डेट। मेजरमेंट डेट, अब सुनिएगा, एम्प्लॉइज के केस में ग्रांट डेट इज द मेजरमेंट डेट। एम्प्लॉइज के केस में ग्रांट डेट इज द मेजरमेंट डेट। अदर देन एम्प्लॉइज के केस में मेजरमेंट डेट इज द डेट व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर रिसीव्ड। रिपीट, एम्प्लॉइज के केस में मेजरमेंट डेट इज द ग्रांट डेट, अदर देन एम्प्लॉइज के केस में मेजरमेंट डेट इज द डेट व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर रिसीव्ड। फिर आगे चलते हैं, जब हम बेसिकली अपने एम्प्लॉइज को, लेट्स से हम इक्विटी सेटल की बात कर रहे हैं, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस की हम बात कर रहे हैं। इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस की हम बात कर रहे हैं, प्लीज सुनिएगा बेटा। जब हम अपने एम्प्लॉइज को शेयर ऑप्शन की स्कीम देते हैं तो नॉर्मली उसमें दो तरह की कंडीशंस होती हैं, एक होती है परफॉर्मेंस कंडीशन और एक होती है मार्केट कंडीशन। अब प्लीज सुनिएगा, मिसाल के तौर पे अगर हम मिस्टर एक्स को
एक शेयर ऑप्शन की स्कीम देते हैं और लेट्स से उन शेयर ऑप्शन की ग्रांट डेट पे जो फेयर वैल्यू है 300,000 है। वेस्टिंग पीरियड को कहते हैं सर्विस कंडीशन। वेस्टिंग पीरियड को हम कहते हैं सर्विस कंडीशन। लेट्स से वेस्टिंग पीरियड है 3 इयर्स। वेस्टिंग पीरियड को हम कहते हैं सर्विस कंडीशन। ओके, अब मिस्टर एक्स को एंटिटी ने कहा भाई हम तुम्हें एक शेयर ऑप्शन की स्कीम दे रहे हैं जिसकी ग्रांट डेट पे लेट्स से फेयर वैल्यू आ रही है $3 लाख। ओके, एंटिटी ने कहा वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, यानी कि आपने हमें 3 साल तक सर्विसेज देनी है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंटिटी ने इसके साथ साथ मिस्टर एक्स से ये कहा कि यार देखो आप जिस डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हो ना, नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर उसका प्रॉफिट एक एक्स अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। जैसे ही कंपनी ये कहेगी ना कि यार उस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट इस फलाने अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए, तो आपने सर्विस कंडीशन के साथ अटैच कर दी एक परफॉर्मेंस कंडीशन। सवाल ये पैदा होता है व्हाट इफ दैट परफॉर्मेंस कंडीशन इज नॉट मेट, तो क्या होगा? बेटा याद रखिएगा, जब सर्विस कंडीशन के साथ हम एक परफॉर्मेंस कंडीशन अटैच करते हैं, अगर परफॉर्मेंस कंडीशन मीट ना हो तो बेसिकली आपका वेस्टिंग पीरियड चेंज हो जाता है। अगर हम कोई टारगेट ईपीएस दे देते हैं, टारगेट ईपीएस इज द एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस कंडीशन। टारगेट प्रॉफिट एक परफॉर्मेंस कंडीशन की एग्जांपल है, टारगेट रेवेन्यू एक बेसिकली परफॉर्मेंस कंडीशन की एग्जांपल है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये कि यार अगर परफॉर्मेंस कंडीशन मीट नहीं होगी तो वेस्टिंग पीरियड आपका चेंज होता है। लेकिन समटाइम ऑर्गेनाइजेशन सर्विस कंडीशन के साथ अटैच कर देती है मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन मींस फॉर एग्जांपल एंटिटी ने मिस्टर एक्स को कहा यार तुम्हें ये स्कीम से बेनिफिट होगा प्रोवाइडेड दैट कि लेट्स से नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर 2 इयर्स के अंदर जो भी वेस्टिंग पीरियड है, हमारी जो मार्केट में शेयर प्राइस है वो 60 से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे आईएफआरएस 2 ये बेसिकली कहता है कि जब आपकी परफॉर्मेंस कंडीशन एक मार्केट कंडीशन हो, तो फिर वो मार्केट कंडीशन मीट हो या ना हो, आप वेस्टिंग पीरियड चेंज नहीं करेंगे। ओवर द वेस्टिंग पीरियड आप क्या करेंगे, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। परफॉर्मेंस कंडीशन मीट ना हो तो बेसिकली वेस्टिंग पीरियड चेंज होता है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस कंडीशन एक मार्केट कंडीशन है तो फिर वेस्टिंग पीरियड आप चेंज नहीं करते। ओवर द वेस्टिंग पीरियड आपको चीजों को क्या करना पड़ता है, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। फिर अगली चीज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर ऑप्शन की स्कीम देती है और इमीडिएटली वेस्टेड हो। इमीडिएटली वेस्टेड का मतलब है फौरन आप रेम्यूनरेशन एक्सपेंस को डेबिट करें और इक्विटी को क्रेडिट करें। लॉजिकली जब हम अपने एम्प्लॉयज को इस तरह से कोई स्कीम देते हैं कि आज ही मैंने कोई स्कीम दी और मैंने कहा ये इमीडिएटली वेस्टेड है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल प्रिजम्पशन हम ये लेते हैं कि लॉजिकली वो एम्प्लॉय पास में वो सारी कंडीशंस मीट कर चुका है जो इस बेनिफिट को अर्न करने के लिए जरूरी थी, इसीलिए इमीडिएटली वेस्टेड वाली चीज कंपनी ने इसको दी। फिर एक और चीज, आईएफआरएस 2 में अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से एट द एंड ऑफ ईयर 1 हम एक एंट्री बनाएंगे, हम डेबिट करेंगे रेम्यूनरेशन एक्सपेंस को, हम रेम्यूनरेशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे 1 लाख से और हम इक्विटी को क्रेडिट कर देंगे 1 लाख से। हमने रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट किया 1 लाख से, हमने इक्विटी को क्रेडिट कर दिया 1 लाख से। रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट 1 लाख, इक्विटी क्रेडिट 1 लाख। जस्ट अ मिनट, हमने रेम्यूनरेशन एक्सपेंस को डेबिट किया 1 लाख, हमने इक्विटी को क्रेडिट कर दिया 1 लाख। ओके, एक मिनट के लिए अज्यूम करते हैं स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर, स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर कंपनी मिस्टर एक्स को बुलाती है और कंपनी कहती है यार हम ना आपकी शेयर ऑप्शन की स्कीम को कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिलेशन हो रही है, रिपीट, सब कुछ सही चल रहा था, बस पता नहीं क्या हुआ, कंपनी ने मिस्टर एक्स को बुलाया और कंपनी ने कहा भाई स्टार्ट ऑफ सेकंड ईयर में क्या हम बेसिकली आपकी जो शेयर ऑप्शन की स्कीम है इसको कैंसिल कर रहे हैं। अब सुनिएगा, कैंसिलेशन का मतलब ये होता है एक्सेलरेशन टुवर्ड्स वेस्टिंग पीरियड। कैंसिलेशन का मतलब ये होता है कि जो एक्सपेंस आपने फ्यूचर में रिकॉर्ड करना था वो इमीडिएटली एट द डेट ऑफ कैंसिलेशन रिकॉर्ड कर लो। अब सब कुछ सही चलता तो नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर मजीद 1 लाख रिकॉर्ड करते, लेकिन कैंसिलेशन का मतलब ये कि यार बस आपने जो फ्यूचर में एक्सपेंस बुक करना था अभी बुक कर लो। तो जिस दिन कैंसिलेशन होगी हम उसी दिन एक एंट्री बना देंगे रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट। आप रेम्यूनरेशन एक्सपेंस को 200,000 से डेबिट कर देंगे और आप इक्विटी को 200,000 से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
रेम्युनरेशन एक्सपेंस डेबिट और इक्विटी 200,000 से क्रेडिट। अब नॉर्मली सिर्फ कैंसिलेशन नहीं होती, इसके साथ सेटलमेंट भी होती। नॉर्मली कैंसिलेशन के साथ हमें सेटलमेंट भी मिलती है। लेट्स से कंपनी ने मिस्टर एक्स से कहा आप टेंशन नहीं लो, हम स्कीम को तो कैंसिल कर रहे हैं लेकिन सेटलमेंट के तौर पे हम आपको कैश दे रहे हैं। अब सुनिएगा बेटा, अगर सेटलमेंट के तौर पे हम इसको कैश दे रहे हैं तो इसमें यह देखा जाएगा कि यहाँ पे कैश देने, यहाँ जब सेटलमेंट के तौर पे कैश दिया जाता है तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती है ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू बाय बैक इट्स इक्विटी। और जब एक कंपनी अपनी इक्विटी बाय बैक करती है, अपने शेयर्स बाय बैक करती है, तो उस पर कोई गेन या लॉस नहीं आता। अगली चीज, सेटलमेंट वाले दिन जब कैश दिया जाएगा तो उस कैश पेमेंट को कंपेयर किया जाएगा जो इक्विटी बाय बैक कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू से ऑन द डेट ऑफ रीपरचेज। बुक्स में कितनी इक्विटी आ चुकी है उससे कंपेयर नहीं करते। जिस दिन आप अपनी इक्विटी बाय बैक करते हैं तो उस दिन हम देखते हैं जो इक्विटी हम बाय बैक कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अब एक मिनट के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मार्केट वैल्यू जो है शेयर्स की, अज्यूमिंग 3,20,000, जो शेयर्स कंपनी लेट से, क्योंकि आईएफआरएस 2 ये कह रहा है सेटलमेंट का मतलब है कंपनी इज ट्राइंग टू बाय बैक द इक्विटी। चलें ठीक है जी, अब कंपनी अगर इक्विटी बाय बैक करना चाह रही है और जो कैश दिया जाएगा, आईएफआरएस 2 कहता है भाई कैश पेमेंट को रीपरचेज डेट वाले दिन इक्विटी की मार्केट वैल्यू से कंपेयर करें। सिनेरियो ए ले लेते हैं कि कंपनी कैश जो पे कर रही है वो 2,50,000 है, और सिनेरियो बी ले लेते हैं कैश जो कंपनी पे कर रही है वो 350 है। अब केस ए के अंदर जो हम एंट्री बनाएंगे, आप सिंपली इक्विटी को डेबिट करेंगे 2,50,000 से, और लेट से आप बैंक को क्रेडिट कर देंगे 250 से। लेकिन केस 2 में अगर आप देखें तो हम 350 पे कर रहे हैं और जो चीज बाय बैक कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू 320 है। अब बेटा आप इक्विटी को डेबिट करोगे 320 से, इक्विटी 320 से हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट तो हमें बैंक करना पड़ेगा 350 से। जितना आपने इक्विटी जो आपने बाय बैक की है, रीपरचेज की है, रीपरचेज डेट पे उस इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू उससे जितना ओवर एंड अबव पे किया दैट इज एक्सपेंस। इसको मैं रेम्युनरेशन एक्सपेंस ले लूंगा। ये बेसिकली मेरे लिए क्या है, एक रेम्युनरेशन एक्सपेंस है। फिर सम टाइम क्या होता है कंपनी मॉडिफिकेशन लेकर आ जाती है। आईएफआरएस 2 ये कहता है भाई मॉडिफिकेशन के केस में सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन अप्लाई होती है, नॉन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन अप्लाई नहीं होती। मिसाल के तौर पे हमने मिस्टर एक्स को जो बेनिफिट देना था उसकी वैल्यू $3 लाख है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ सेकंड ईयर में, स्टार्ट ऑफ ईयर 2 में कंपनी मिस्टर एक्स को बुलाती है और कहती है जो तुम्हारा वेस्टिंग पीरियड शुरू में 3 साल था, अब हम आपके वेस्टिंग पीरियड को 5 ईयर करना चाह रहे हैं। देखिए विदाउट, मतलब कंपनी कर क्या रही है, कंपनी कह रही है आपका वेस्टिंग पीरियड हम 3 से 5 कर रहे हैं। ये जो आप वेस्टिंग पीरियड 3 से 5 कर रहे हैं ये अप्लाई नहीं होगा, इसको हम नॉन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन कहते हैं। कंपनी कह रही है लेकिन हम साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, आपको एडिशनल बेनिफिट देंगे और एडिशनल बेनिफिट की वैल्यू होगी 50,000। बेटा ये जो एडिशनल बेनिफिट की वैल्यू 50,000 होगी ना, ये बेसिकली एक बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन है। और आईएफआरएस 2 ये कहता है बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन अप्लाई होती है, simply additional benefits will be recognized over the remaining vesting period। अगर मिस्टर एक्स को शेयर ऑप्शन की स्कीम दी हुए 1 साल गुजर चुका है तो रिमेनिंग टाइम पीरियड सिर्फ 2 इयर्स है। एग्जिस्टिंग आपका नॉर्मल हर साल 1 लाख का रेम्युनरेशन एक्सपेंस डेबिट इक्विटी क्रेडिट चलता रहेगा। जो एडिशनल बेनिफिट आ रहा है उसको रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड विच इज 2 इयर्स पे आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ये क्या, नॉन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन अप्लाई नहीं होती, सिर्फ बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन अप्लाई होती है। और बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन के केस में एडिशनल बेनिफिट इज रिकॉग्नाइज्ड ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। जो एग्जिस्टिंग हमने जो इनिशियली हमने 3 साल का वेस्टिंग पीरियड रखा था, 1 साल गुजर चुका है, तो रिमेनिंग जो 2 इयर्स है उस पे 50,000 को हम बुक कर लेंगे। लेकिन वेस्टिंग पीरियड को 3 से आप 5 पे जो ला रहे हो एक नॉन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन है, वो चीज अप्लाई नहीं होती। फिर अगर हम बात करें कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस की, कैश सेटल्ड शेयर बेस पेमेंट ट्रांजैक्शंस।
बेटा कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शेयर एप्रिसिएशन राइट्स का। शेयर एप्रिसिएशन राइट्स में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं जब वो अपनी शेयर ऑप्शन स्कीम को एक्सरसाइज करते हैं तो हम उनको इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल कैश पे कर देते हैं। शेयर एप्रिसिएशन राइट्स में व्हाट डू वी डू व्हेन एम्प्लॉइज दे एक्सरसाइज देयर शेयर ऑप्शन स्कीम कंपनी गिव देम द कैश इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो बेटा शेयर एप्रिसिएशन राइट्स के अंदर व्हाट डू वी डू, हम बेसिकली अपने एम्प्लॉइज को जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है एक्सरसाइज डेट पे उसके इक्वल कैश पे कर देते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली दो चीजों का डिफरेंस होता है, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो शेयर एप्रिसिएशन राइट्स में कंपनी बेसिकली जब एम्प्लॉय अपना शेयर ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल हम उसको कैश पे कर देते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है बेसिकली वो बराबर है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। और इंट्रिंसिक वैल्यू कैन आइदर बी पॉजिटिव और जीरो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। इंट्रिंसिक वैल्यू मैथमेटिकली अगर नेगेटिव आती है तो जीरो लिख देते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू मैथमेटिकली अगर नेगेटिव आती है तो हम उसको जीरो लिख देते हैं। अब कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस में होता क्या है, हर साल बेसिकली जो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर होती है, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, इसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। आप रेम्यूनरेशन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और लायबिलिटी को क्रेडिट कर देते हैं। और जब भी आपका एम्प्लॉय ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, जब भी आपका एम्प्लॉय ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, ऑन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, जब भी एम्प्लॉय ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो ऑन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन हम दोबारा एक एंट्री बनाते हैं, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, और लेट से बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बट होता क्या है, फेयर वैल्यू शेयर की बेसिस पे जो आप एंट्री बना रहे होते हैं, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, वो लायबिलिटी हमेशा क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के लिए होती है। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आपके एम्प्लॉइज अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम होना शुरू हो जाते हैं। एक टाइम आता है कि आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। जब क्लोजिंग लायबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है तो यही एंट्री रिवर्स बनना शुरू हो जाती है, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर लायबिलिटी डेबिट हो रही होगी और रेम्यूनरेशन एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा होगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जितनी भी आपने लायबिलिटी शुरू में क्रिएट की थी वो सारी की सारी क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। दूसरी तरफ एंट्री क्या बन रही होती है, जब भी हमारा एम्प्लॉय बेसिकली अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा होता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल हम रेम्यूनरेशन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और बैंक को बेसिकली हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन ये दो सेट्स ऑफ एंट्रीज उसी वक्त पॉसिबल है जब आपका एग्जामिनर आपको हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स दे। अगर एसबीआर में एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए कि एग्जामिनर आपको हर साल सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो आपको फेयर वैल्यू शेयर्स दे ही नहीं रहा, तो बेटा फिर आपकी पहली दिन जो एंट्री, मतलब जो फिर आपकी ईयर एंड पे एंट्री बनेगी, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस को आप डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल। और फिर आपका एम्प्लॉय जब ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, अब बेसिकली आप लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि आपने लायबिलिटी को रिकॉर्ड ही किस पे किया था, इंट्रिंसिक वैल्यू की बेसिस पे किया था। तो डिपेंड करता है कि एग्जाम में किस तरह, 99% तो आई वुड से या 90% मैं कह सकता हूँ जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी तरह से होती है। हर साल के एंड में फेयर वैल्यू शेयर्स दी होती है, उसकी बेसिस पे आप लायबिलिटी बुक कर रहे होते हैं, और जब जब आपका एम्प्लॉय बेसिकली ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, लायबिलिटी साइड ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए इट इज पॉसिबल कि यार वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है, 4 साल का है, तो आपका एम्प्लॉय अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो 3 साल के बाद करेगा। ऐसा इसलिए होता है, फेयर वैल्यू शेयर्स की बेसिस पे लायबिलिटी इसलिए बुक करते हैं क्योंकि इट इज पॉसिबल कि शुरू के फर्स्ट 2 इयर्स के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो। अब एक तरफ मैंने अपने एम्प्लॉइज को शेयर ऑप्शन की स्कीम दे रखी है, दूसरी तरफ मैं कोई अकाउंटिंग ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ यार इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो आईएफएस ने जो हमें एक रास्ता बताया वो ये बताया कि यार आप फेयर वैल्यू शेयर की बेसिस पे क्या करें, आप फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स की बेसिस पे लायबिलिटी को रिकॉर्ड करें, और जब भी आपका एम्प्लॉय ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। फिर
ऑप्शनल पे अगर हम आए तो शायद मैं पहले भी बात कर चुका हूं ऑप्शनल के केस में। ऑप्शनल में बेसिकली क्या था, अगर एंटिटी के पास ऑप्शन है आइदर टू सेटल द ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से कैश, तो इसमें ये देखना होता है जब चॉइस एंटिटी के पास हो, चॉइस अगर एंटिटी के पास है, लेट्स से चॉइस इज विद द एंटिटी, तो बेटा इसमें आपको ये देखना है नंबर वन, अगर आप कहते हो यार कंपनी जो है ना वो कैश दे ही नहीं सकती, अगर कंपनी कैश दे ही नहीं सकती तो आप उसको क्या करोगे, डे वन से इक्विटी सेटल्ड लेके चलोगे। सेकंड, चॉइस कंपनी के पास है लेकिन कंपनी इक्विटी इशू कर ही नहीं सकती, अगर कंपनी इक्विटी इशू कर ही नहीं सकती तो फिर कंपनी डे वन से क्या करेगी, कैश सेटल लेके चलेगी। लेकिन एक ऐसा सिनेरियो जिसमें लेट्स से कंपनी इक्विटी भी दे सकती है और कैश भी दे सकती है, मतलब कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रांजैक्शन को इक्विटी में सेटल करने में या कैश में सेटल करने में, तो यहां फिर आईएफआरएस 2 ये कहता है आप इसको इक्विटी सेटल लेके चलें, इवन दो आप जब टाइम आए तो आप कैश में सेटल कर दो, लेकिन शुरू में आप उसको इक्विटी सेटल लेके चलो, और जब आप एंड में उसको कैश में सेटल करोगे तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि कंपनी इज ट्राइंग टू बाय बैक द इक्विटी, और जब आप अपनी इक्विटी बाय बैक करते हैं तो अपनी इक्विटी बाय बैक करने पे कोई गेन या लॉस नहीं आता। अगली चीज, अगर आपने चॉइस सप्लायर को दे रखी है तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप डेट और इक्विटी कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं, जो पहले भी मैं बता चुका हूं। एसेट को मेजरमेंट डेट पे जब आपको एसेट मिलेगा उसकी फेयर वैल्यू पे एसेट डेबिट हो जाएगा, कैश कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी मेजरमेंट डेट पे उससे डेट कंपोनेंट क्रेडिट हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर गोस टू इक्विटी। अब सिर्फ डेट कंपोनेंट बेसिकली रीमेजर होता रहेगा जब तक ट्रांजैक्शन सेटल्ड नहीं होती। अगर आप एम्प्लॉइज के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो एम्प्लॉइज के साथ बेसिकली होता कुछ है, आपने लेट्स से एम्प्लॉइज को चॉइस दे दी, वो आपसे वेस्टिंग पीरियड के एंड पे कैश ले लें या शेयर्स ले लें फॉर एग्जांपल, ऐसी कोई बात है। ऐसे सिनेरियो में होता कुछ ये कि ग्रांट डेट के ऊपर हम ग्रांट डेट के ऊपर इक्विटी अल्टरनेटिव की वैल्यू निकालते हैं। लेट्स से ग्रांट डेट पे इक्विटी अल्टरनेटिव, मैं एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूँ, इक्विटी अल्टरनेटिव की वैल्यू 70,000 है और ग्रांट डेट पे कैश अल्टरनेटिव की वैल्यू 60,000 है, तो बेटा ये डिफरेंस 10,000 आ गया ना इक्विटी कंपोनेंट, इस 10,000 के इक्विटी कंपोनेंट को ओवर द वेस्टिंग पीरियड आप रिकॉग्नाइज करेंगे। लेट्स से वेस्टिंग पीरियड 4 इयर्स का है, इसको 4 से डिवाइड करें तो हर साल 2,500 आएगा। ग्रांट डेट पे जो आप इक्विटी कंपोनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं इट नेवर चेंजेस, लेकिन जो ग्रांट डेट के ऊपर कैश कंपोनेंट की वैल्यू है, डेट कंपोनेंट की वैल्यू है, वो बेसिकली हर रिपोर्टिंग डेट पे चेंज होता रहेगा। आपको डेट कंपोनेंट को हर रिपोर्टिंग डेट पे रीमेजर करना पड़ेगा। तो करना ये होता है ग्रांट डेट पे हम इक्विटी अल्टरनेटिव की वैल्यू निकालते हैं और ग्रांट डेट पे हम कैश कंपोनेंट की भी वैल्यू, कैश अल्टरनेटिव की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। लेट्स से इक्विटी अल्टरनेटिव की वैल्यू 70 है, आपको इक्विटी अल्टरनेटिव की वैल्यू ज्यादा ही मिलेगी, फिक्र नहीं करें। कैश अल्टरनेटिव की वैल्यू 60 है, 10,000 को फिर हम कहते हैं इक्विटी कंपोनेंट है, इस इक्विटी कंपोनेंट को ओवर वेस्टिंग पीरियड रिकॉग्नाइज करते हैं। ये 10,000 की जो वैल्यू है इट नेवर चेंजेस, लेकिन हर रिपोर्टिंग डेट पे जो डेट कंपोनेंट होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, रीमेजर। तो बेटा दैट इज सारे जितने भी आईएफआरएस 2 के आप कह लें मेन कॉन्सेप्ट्स आईएफआरएस 2 के, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बेसिकली क्या किए, डिस्कस कर लिए। सो सिंपली थैंक यू वेरी मच जी वॉचिंग दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।